हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जो है क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि 4 पेपर आपके हो चुके हैं और अगला जो है मैथ का पेपर है, जो कि बहुत ही आप लोग को लगता है एक प्रकार से कि बहुत ही ज़्यादा आप उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि भयभीत होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप मैथमेटिक्स क्लास 10th में आपने अगर सारे फार्मूले अगर आपको आते हैं, सारे फार्मूले, सिर्फ फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस समय मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता। ठीक, आप पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर रखे हैं। अभी आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एक बार पूरा का पूरा फार्मूला रिवाइज करने की। और मैं 100% बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरे के पूरे फार्मूले आ रहे हैं, इतना जान लीजिए प्यारे बच्चों सॉरी, अगर पूरे फार्मूले याद आ रहे हैं तो मैं एक बार पूरा रिमाइंड करवाने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना है कि क्या आपको ये जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ ये आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो इनको आप तुरंत के तुरंत जो है, आपको जो भी 7-8 दिन का लंबा गैप भी मिला है, एकदम अच्छे से और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिए। अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि इस वीडियो की वैल्यू क्या वैल्यू है इसकी। ठीक, बाकी जितने भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ऐसे क्वेश्चन और या ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनमें बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट, वो दुनियादारी बताएंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि इसमें शायद मुझे 2 वीडियो करने पड़े, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले रहेंगी और उसके पीछे का चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपने बहुत लगाए हैं। ठीक, अगर आप इतना कर लेते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आप 90+ का काम कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आपको खुद अब प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो पे कभी भी क्वेश्चन मत लगाइए, वीडियो को देख देख के क्वेश्चन मत लगाइए, टाइम बर्बाद होगा। अभी समय है आपका सेल्फ प्रैक्टिस करने का। अभी आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो क्यों देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आप दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, ना कि मैं यहाँ कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, तो पूरा एकदम ध्यान लगा के प्यारे बच्चों इसको देखिएगा, अगर आप चाहते हैं पेपर में अच्छा करें तो। सबसे पहले शुरुआत चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आप लोग क्या क्या तैयार कर लीजिए और क्या क्या नहीं, तो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले रियल नंबर में एक चीज़ आता है बेटा, ये फार्मूला आपको एकदम 100% तैयार होना चाहिए कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आपको आता है प्रूफ करने वाला, कि प्रूफ करना है कि कुछ चीज़ें जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे √3, √2, √3, √5। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल, यानी कि इरेशनल वाले जो है प्रूफ करने वाले, एकदम अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि है ना, कोई चीज़ें जो है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 11 × 17 × 15 और यहाँ +11। पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, अब प्रूव करिए कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर, इस सवाल को करने का मैंने सब पूरे तरीका मैंने बता रखा है। अभी बस इतना जानिए कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर तो 1 से कटेगा, इटसेल्फ से कटेगा, खुद से भी कटेगा, और इसके इन दोनों के अलावा भी अन्य फैक्टर, अदर फैक्टर्स, अदर नंबर से भी ये क्या होते हैं, कटते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक, या अदर नंबर से भी कटते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे हिसाब से शायद पॉलिनोमियल। ठीक है, हो सकता है कि चैप्टर में वो गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप जो है चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर का नेम पे आप फोकस करें। ये रियल नंबर से इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूँ। अब अगला है पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल में आपको क्या आना चाहिए, इसमें हम लोग बात काहे करते हैं, जीरोस। सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक की ज़्यादा स्पेशली बात करते हैं। वो किस फॉर्म में, उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, तो उसको कभी भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन आए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक,
ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक को हम लोग साथ लेके चलेंगे, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी होती है। सिर्फ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में फर्क क्या होता है, तो आप उसको एकदम ध्यान से देखिए। पॉलिनोमियल क्या है, मैंने लिख दिया, ये सेकंड डिग्री का है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अभी ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक, ये जो मतलब सेकंड डिग्री के जो पॉलिनोमियल आपको दिख रही है, ठीक, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसी को मैं बराबर 0 कर दूं तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, क्या होंगे, जीरोज होंगे, इसके जो सोल्यूशन होंगे उसको जीरोज बोला जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बराबर दोनों को साथ में लेके चलते हैं इधर, ठीक है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों को साथ में लेके चलते हैं, अगर इसी इक्वेशन में बराबर 0 कर दूं तो ये क्या है का काम करने लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं और इसमें क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। जीरोज वे वैल्यू होते हैं जो x के वे मान होते हैं जो इस पे रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दें, 0 कर दें, जीरोज उनको कहते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स x के वे वैल्यू हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रूट्स और जीरोज में यही अंतर होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत मस्त चीज़ होता है, आपने बताया देखा, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है बेटा, आप एकदम ध्यान से खाली देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। अब इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज होता है, तो सम ऑफ जीरोज, इसमें भी जीरोज को हम लोग अल्फा बीटा मान लेंगे और इसमें भी रूट्स को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा मान लेंगे। तो इसके साथ जब सम ऑफ जीरो लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a सेम होता है इसमें भी और इसमें भी माइनस का b/a। प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा और ये कितना होता है, c/a। इसमें भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी होता है c/a, ठीक है। और आप समझ सकते हैं ABC है क्या, तो A आपको ये दिख रहा है, B ये दिख रहा है, C ये दिख रहा है। कभी भी कोई भी इक्वेशन आए, पॉलिनोमियल आए, सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करते हैं तभी आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें गलत होने वाली हैं, ठीक। तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक को साथ में लेके चल रहे थे। पॉलिनोमियल हो गया आपका बिल्कुल का बिल्कुल समाप्त, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, ये दोनों का हो सकता है। किस टाइप के दिखेगा कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, ठीक है। एक कोई पॉलिनोमियल दे देंगे या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, उसके बाद ऐसे मान निकलवाएंगे आपसे, वैल्यू निकलवाएंगे। अभी मुझे क्वाड्रेटिक में और भी बात करनी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल आपका समाप्त हो गया। पॉलिनोमियल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक में, लेकिन अभी और सारी चीज़ें बची हैं जो पूछी जाएंगी, उसको मैं एक बार फिर से इसको मिटाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है हम लोग क्वाड्रेटिक ही कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, ठीक। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन का 2a। अब प्यारे बच्चों अगर अल्फा आप लेंगे तो प्लस वाला लेके चलना पड़ेगा, यानी कि अगर आप प्लस वाला लेके चलेंगे तो आपको एक रूट मिलेगा, और अगर आप बीटा लेके चलना चाहते हैं तो आपको माइनस वाला लेके चलना पड़ेगा, माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस था ना, प्लस वाला लेके चले तो अल्फा का मान हो गया, माइनस लेके चलेंगे तो क्या मान हो जाएगा, बीटा का हो जाएगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आप एकदम ध्यान से देख लिए। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ रूट्स, जरूर पूछा जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स से आप क्या निकाल पाएंगे, आपको कहीं कोई वैल्यू अगर दे देता है, जैसे मान लीजिए ABC की जगह K की वैल्यू K रख देता है, कभी कभी A रख देता है, कभी कभी कुछ और रख देता है, XYZ कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। K की वैल्यू निकालने के लिए P रख देगा, ठीक है, और आपसे कह देगा कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको पता होगा कि रूट्स का नेचर कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला अगर d ग्रेटर देन 0 है, d अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसके रूट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक।
अगर बेटा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो इसके रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक। उसके बाद एक लास्ट, d अगर लेस देन 0 हो गया तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इमेजिनरी होंगे, बस इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये 3 कंडीशन आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। यही कंडीशन याद होंगे तभी आप जो है k की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक को मिटाएंगे। हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, 3 चैप्टर हो गए हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन पेयर कह रहा, पेयर का मतलब 2 होने चाहिए, तो 2 इसको हम कैसे बनाएंगे? तो 2 बनाने के लिए हम a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें और भी आनी चाहिए। सोल्यूशन इनका कैसे करते हैं, 2 टाइप्स से इनका करते, तो इसे 3 टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है सॉरी, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 दिया है। एक तो सब्स्टिट्यूशन दिया है और एक दिया है एलिमिनेशन, ठीक है। तो आपको ये दोनों आने चाहिए। लेकिन मैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि ये है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 2 लाइनें, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2 लाइनें कब इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग होने का क्या कंडीशन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी? अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा, और चाहे सोल्यूशन एक हो और चाहे मैनी हो, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंस भी बोलेंगे। तो 3 चीज़ों के लिए सिर्फ एक कंडीशन क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट कि एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे जा रही, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक जगह। तो इसका ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इंटरसेक्टिंग है तो इसको देखिए यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन है कि नहीं एक पॉइंट पे, ठीक है। अगर सोल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंस। अगला है हमारे पास प्यारे बच्चों कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। या फिर अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो यानी कि उसके हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा, तो इसके मैनी या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और सोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन है, मैनी हो, एक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंस, ठीक। ये बात समझा। अब इसका कंडीशन क्या होता है? तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इसका कंडीशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे गई और दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर से जा रही, इसी के ऊपर से, ठीक है। अब इसके पास देखिए हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसके हर जगह क्या मिलेंगे? सोल्यूशन मिलेंगे। तीसरा कंडीशन हमारा प्यारे बच्चों आता है कि पैरेलल लाइंस कंडीशन। पैरेलल लाइंस कब होंगी? और पैरेलल लाइंस जब भी होंगी उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो सोल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा, और सोल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसका क्या सोल्यूशन होता है, मतलब अब मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, दोनों के बीच का जो गैप है हमेशा बराबर रहेगा। कभी एक दूसरे को, ये ऐसी चली जा रही, ये ऐसी चली जा रही, दोनों एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं, कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, और कट नहीं करेंगे तो इनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या है? a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स एंड नो सोल्यूशन एंड दैट इज आल्सो फॉर इनकंसिस्टेंस. There is only one condition behind the inconsistency here, then no solution occur. कभी भी हमेशा याद रखिए बेटा, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी ही होगा. ठीक, ये पूरा का पूरा इतना चीज़ आपको आना चाहिए किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. तो अभी हम लोगों ने लगभग 4 चैप्टर पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं. अब इसके जस्ट बाद हम लोग मिटाएंगे इसको और एपी भी आज ही समाप्त करेंगे. एपी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आज ही समाप्त करेंगे और बाकी जितना बचेगा उसको कल समाप्त करेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी इसको मिटाएंगे और एपी का जो है हम लोग यहाँ पे पूरे. तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग एपी की बात करने वाले हैं. एपी में कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो यही है कि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सपोज दैट बेटा आपसे कोई भी टर्म पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है 11th टर्म बताइए, तो a11 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी कि n की जगह पे आप 11 लिखेंगे तो a प्लस 11 यहाँ लिखेंगे और माइनस 1 करेंगे तो 10 होगा, 10d. हमेशा याद रखिए जब भी कोई टर्म कहा जाए आपको उससे एक लेस कर देना है. नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा. सपोज दैट कि मैंने कहा कि 12th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 11d. एक कम करके d लिखना है आपको. मैंने कह दिया कि 24 टर्म, तो a24 a प्लस 23d बनेगा. ठीक, ये अगर आपको याद है, जबकि मैं कुछ कर थोड़े रहा हूँ, इसमें n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट है. अगर ये याद है तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे, फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए लास्ट से, मतलब पूछा जाए कि कौन सा टर्म होगा, लास्ट से पूछा जाएगा कि nवां टर्म बताइए, तो उसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा कि an इज इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी. लास्ट से अगर आपसे पूछा जा रहा. ठीक, तीसरा मिडिल टर्म के लिए आप फार्मूला लगाइए बेटा. अगर इवन ऑड नंबर हो, अगर n की वैल्यू ऑड हो, n इज इक्वल टू ऑड, तो उस केस में आप लगाइए n/2 n प्लस 1/2th टर्म. ठीक, लेकिन सपोज अगर n इज इक्वल टू इवन, तो इवन के केस में आप क्या लगाएंगे n/2th टर्म और एंड n/2 प्लस 1th टर्म. ठीक, ये हो गया भाई साहब. अब हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशन है. अभी पूरा एपी में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है. अब सम का मान लीजिए, अब हमसे सम का कह रहे हैं, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये और एक और Sn का फार्मूला होता है, लेकिन कब? ठीक है, जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए n/2 a प्लस यल. ठीक है, आप ये लिखिए, इससे भी आपको आ जाता है. ये जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तब इस केस में आप ये यूज़ करिए. ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे 5 नंबर में मैं लिख रहा हूँ बेटा कि अगर आपको मान लीजिए Sn दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, Sn दिया है और आपसे An निकालने के लिए कहा जा रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो जब Sn दिया हो और An निकालने के लिए बोले तो आप लिखिए An इज इक्वल टू Sn माइनस 1. खटाक से ये लिखिए, आपको जो है An निकल आएगा और आप An निकाल लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है. ठीक, अभी मेरे पास जो है बोर्ड भर चुका है, मैं इसको पूरा मिटा दूंगा. ठीक है, उसके बाद इसके और भी 1-2 जो बचे हुए फार्मूले हैं उनको करते हैं. बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आपको एपी में 3 टर्म लेने हैं, तो जब भी आपसे कहा जाए कि 3 टर्म लेने हैं तो भैया आप कौन से लेंगे, उसके लिए आप ध्यान दें. आप सबसे पहले लिखिए a माइनस डी और इसमें डी जोड़ते जाइए, तो a और a प्लस डी. आप ये 3 टर्म लीजिए. जब भी आपसे कहा जाए 4 टर्म लेने हैं एपी में, तो आप क्या लेंगे? a माइनस 3d. इसमें 2d जोड़ते जाइए बेटा. 2d अगर आप जोड़ेंगे तो a प्लस कितना आएगा? माइनस डी आएगा, a माइनस डी आएगा. फिर इसमें प्लस 2d करिए तो आएगा a प्लस डी. फिर इसमें प्लस 2d करिए तो a प्लस 3d आएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाता है. सपोज दैट बेटा अगर हमको 5 टर्म लेना हो, ठीक है,
5 टर्म, तो 5 टर्म के लिए a माइनस 2d, इसमें dd जोड़ते जाइए तो आएगा a माइनस डी, फिर आएगा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ठीक है, dd जोड़ते जाइए। तो ये टर्म आप जो है इसको याद कर लीजिए, जब भी आपको कहा जाए कि इतने कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेने हैं, ठीक है, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, इसको ले लीजिए। याद करना बहुत आसान है, आप पहला याद रखिए, बाकी देखिए। जैसे a 3 टर्म लेना है तो a माइनस डी, अब इसमें क्या जोड़ते जाओ, डी जोड़ते जाओ, डी जोड़ोगे ये आ जाएगा, डी जोड़ोगे ये आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 2d, इसमें 2d जोड़िए ये आ जाएगा, 2d जोड़िए ये आ जाएगा, 2d जोड़िए ये आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, dd जोड़िए, इसमें प्लस d जोड़िए ये आ जाएगा, फिर इसमें प्लस d करिए ये आ जाएगा, फिर इसमें प्लस d करिए ये आ जाएगा, फिर इसमें प्लस d करिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम आसान है, मज़ा आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 5वां चैप्टर, यानी कि 5 हो गए, 6 नंबर चैप्टर है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर तो नहीं पता, लेकिन नाम जरूर हमको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज जो है हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक ही रखने वाले हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो ये A है और ये B है। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी, इसका मान लो हम जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 y1, और इसका मान लेते हैं x2 y2। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेटा आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े में से छोटे घटाइए चाहे छोटे में से बड़े घटाइए, वैल्यू तो जो है अगर प्लस में आए चाहे निगेटिव, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, दोनों बाद में क्या आएंगे, प्लस में ही आएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अंदर कुछ भी आए, प्लस में आए माइनस में आए, अल्टीमेट बाद में क्या ही हो जाना है, ओवरऑल क्या हो जाना है, प्लस ही हो जाना है। क्यों हो जाना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -4 आया तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इस वजह से इसका फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ये वाला याद कर लीजिए चाहे ये वाला याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेटा अगर आपसे मिडिल टर्म का फार्मूला पूछ ले, मान लीजिए ए बी दिया है और बीच में कोई मिडिल पॉइंट का फार्मूला पूछ ले, मिडिल पॉइंट का निर्देशांक निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट का कैसे निकालेंगे, तो मिडिल पॉइंट को मान लीजिए इसकी वैल्यू m हो गई, ठीक है। तो इसको निकालने का फार्मूला होता है बेटा, उसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिडिल पॉइंट, इसके लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिडिल, ठीक है। इसमें और भी जो है 2-3 फार्मूले हैं, उसको भी करेंगे। सबसे पहले इतना समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द टॉपिक एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों आपको जो है एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में आपको पता है वर्टिसेस होते हैं, मान लीजिए A B C, इसका पॉइंट x1 y1 है और इसका पॉइंट दिया है x2 y2 और इसका दिया है x3 y3। देन व्हाट विल बी द सेंट्रॉइड, पूछा जाएगा इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा इसका। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सीधे और सीधे लिखिए उसका फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है एक्चुअली में। तो आप ध्यान दीजिए इस पे टॉपिक्स पे, आप हमारे तबीयत पे ना ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, y1 दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट यानी कि एक्चुअली में पॉइंट आ जाता है, ठीक है, आसानी से निकाला जा सकता है।
अब हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, मान लीजिए कोई लाइन जो है किसी रेशियो में कटती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। कैसे फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद रखने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। वो होता है, अगर आप m1 लिख रहे हैं तो इसके साथ लिखिए x2, 1 है तो अगला 1 नहीं आएगा, x का 2 आएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, फिर यहाँ m2 लिखिएगा तो अब 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 और 2 में ऐसे, अगर 2 के बाद 3 आता है आप सोच रहे होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है 1 लिख दिया तो इसके साथ 2 लिखना है, अगर यहाँ 2 लिख दिया तो इसके साथ 1 लिखना है, और अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाला लिखेंगे। कैसे? अब x वाला हमने लिख लिया है, y वाला लिखेंगे m1 y1 सॉरी m1 लिख दिया ना तो y2 होगा, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका बन गया हमारा, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतने फार्मूले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और इतना एकदम बेहतरीन तरीके से अभी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इन चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, इतना अगर आता है तो। बाकी के बचे हुए चैप्टर हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको खुद सेल्फ स्टडी भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। लेकिन सबसे पहला काम कि इतना आपको अगर फार्मूले तैयार हैं तब आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, 90 प्लस वाले जोन में हैं, ठीक है। अभी इतने में 90 प्लस नहीं, मतलब आज का और कल का लेक्चर देखने के बाद। और नहीं याद है तो प्यारे बच्चों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन सारे फार्मूलों को एक जगह लिख के आप सुबह उठिए, 4 से 5 सुबह 1 घंटा लिख के याद कर डालिए इन फार्मूले को, क्योंकि यही समय है। अगर जाग गए तो पा गए, और सो गए तो खो गए प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।